हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए पदखंड के जो जीवन परिचय हैं इम्पोर्टेंट, उनका वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आपके जो पदखंड के राइटर हैं वो मैंने जो सिलेबस के अनुसार आपके लगे हुए हैं उनको मैंने लिखा हुआ है। ये जो आपके ये साहित्यिक परिचय हैं, ये इनकी शब्द लिमिट जो होती है बोर्ड में वो 80 शब्द से ये आपके अधिकतम नहीं होने चाहिए। इसमें प्लस रचनाएं भी जुड़ी रहती हैं, जिसमें आपका 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और आपकी 2 नंबर की रचनाएं रहती हैं। और कौन कौन से राइटर आपके लगे हुए हैं? पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा सुमित्रा नंदन पंत, पांचवा महादेवी वर्मा, छठवां रामधारी सिंह दिनकर और सातवां सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, और शॉर्ट में हम कहते हैं इनको आगे। तो ये आपके जो 7 राइटर हैं ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। आज मैं 2 जो आपके साहित्यिक परिचय हैं उन पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनका जीवन परिचय मैं आज पढ़ाऊंगी। मैथिली शरण गुप्त ये पहले आपके कवि मैंने लिए हुए हैं, जिनका साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। जीवन परिचय तो सरल होता है बट साहित्यिक परिचय थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, फिर भी आइए देखते हैं। मैंने सिंपल लिखने की कोशिश की हुई है। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही, और काव्यात्मक प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति स्वभाव के कहते हैं, और काव्यात्मक मतलब जो पद्य में लेखनकार होता है, कवि बनने की जो अपार क्षमताएं होती हैं वो इनके अंदर विद्यमान थी। ठीक है, काव्यात्मक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो पद्य में हम लिखते हैं ना, उसकी जो प्रवृत्ति और स्वभाव इनमें बचपन से ही विद्यमान था। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। अल्पावस्था जो जब ये कम उम्र के थे तब ये छोटी मोटी रचनाएं जो होती थी उनको करने लगे थे। आगे इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति की भावना का स्वर मुखरित होता है, इसलिए इन्हें तत्कालीन विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। अब राष्ट्र कवि क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि इनकी रचनाओं में जितनी भी रचनाएं करते थे उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती थी। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति मतलब प्रसिद्धि सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात मिलनी प्रारंभ हो गई। भारत भारती जब इनकी पब्लिश हुई थी तो उसी के बाद सब लोग इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जानने लगे थे। आगे कृतियां देखते हैं, रचनाएं कहते हैं जिनको। गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें भारत भारती, किसान, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला आदि प्रमुख है। ठीक है, अब आपको इसमें से जो सिंपल लगती है रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। 2 साकेत ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी यशोधरा ये इंपॉर्टेंट है, और नहुस इतनी तो आपको लिखना ही है। अगले दूसरे राइटर आप लोगों के जयशंकर प्रसाद मैंने लिए हैं। इनका साहित्यिक परिचय। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। तो छायावादी युग का जब प्रारंभ हुआ तो उसके जन्मदाता किसको समझा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, सबसे पहला आपका भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, इसके बाद जब तीसरा युग आता है उसको हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, और कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य है आधुनिक युग का। इनकी प्रमुख रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। इसमें छायावादी काव्य की विशेषताओं का समावेश है। इसमें जो छायावादी काव्य है उसकी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। ठीक है, प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने हिंदी काव्य जगत में क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी जो कामायनी कृति थी इसकी रचना करने के बाद इन्होंने हिंदी जगत में क्या क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो नए युग का सूत्रपात किया उसे किसके नाम से जाना जाता है? छायावादी युग के नाम से। और नए युग का प्रारंभ कैसे हुआ? जब इन्होंने कामायनी महाकाव्य की रचना की उसके बाद। कृतियां, इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। उपन्यास इनके इंपॉर्टेंट है, इनकी सारे इंपॉर्टेंट है रचना, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। कंकाल, तितली,
और इरावती। इरावती इनका उपन्यास है वो अपूर्ण है, ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है आपका, जो पद्यखंड के इतिहास से प्रश्न पूछ जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो आपको इरावती में टिक लगाना है। अगला कहानी संग्रह इनकी छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो आपकी छाया और आंधी, इंद्रजाल, ये 3 कहानियां इंपॉर्टेंट है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसौमनी, ये भी आपके इंपॉर्टेंट नाटक है। ठीक है। निबंध इनका एक ही है, काव्य और कला, तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे। तो जो चारों इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो मैंने इस तरीके से अंडरलाइन करके लिखी हुई हैं। आप इनकी रचनाओं को स्किप नहीं करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इनकी रचनाओं से 5 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं पद्य साहित्य के इतिहास में, जो आपको प्रश्न पत्र में सेकंड क्वेश्चन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th साहित्यिक परिचय आपका। हिंदी में मैं आप लोगों को 4 पद्यखंड के जो साहित्यिक परिचय थे वो पढ़ा चुकी हूँ। इसका अगला आपका 5वां जो साहित्यिक परिचय है वो राइटर आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, और इसका 6वां जो राइटर आपका होगा वो रामधारी सिंह दिनकर होंगे। टोटल आपके सिलेबस में, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ था उसमें आपके 7 राइटर मैंने आपके सिलेबस में बताए थे, जिसमें से मैं 6 राइटर आज आपको फिनिश कर दूंगी। 4 पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, 2 आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपका जो 12th के गद्य खंड के और पद्य खंड के जो आपके साहित्यिक परिचय प्लस रचनाएं हैं वो आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आइए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो आपका साहित्यिक परिचय है वो किस तरीके से हमें अंडरलाइन करके बोर्ड की कॉपी में लिखना है। 5वें आपके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका आपके कक्षा 12th में साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखने के लिए आती हैं। अधिकतम 80 शब्द से आपका ज्यादा नहीं लिखना होता है, रचनाएं प्लस आपका जो थ्योरी है वो दोनों चीजें मिलाकर। आप साहित्यिक परिचय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक हैं। इन्होंने गद्य में और पद्य में दोनों में वर्क किया हुआ है। इस इंपॉर्टेंट लाइन को हमने अंडरलाइन दी हुई है। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। इनकी आरंभिक कविताएं समस्या प्रधान तथा छोटी छोटी होती थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद एक खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। पहले ये गद्य खंड में लिखते थे, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो उन्होंने पद्य खंड में भी लिखना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से आपके गद्य खंड के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं। पद्य खंड के जो कवि होते हैं उसमें भी इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आगे इन्हें हिंदी साहित्य के तीनों युगों भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग में रचना करने का गौरव प्राप्त है। आगे हरिओद जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। लोक मंगल मतलब ये जनता की जो भलाई या समाज की जो भलाई थी उसको चाहने वाले थे। आगे हरिओद जी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। क्यों याद किए जाते रहेंगे? क्योंकि इन्होंने गद्य में भी वर्क किया हुआ है और पद्य में भी वर्क किया हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट कवि हुए। इनकी इम्पोर्टेंट कृतियां नाटक प्रदुमन विजय, रुक्मणी परिणय, और उपन्यास इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिरा फूल। ये आपके ठेठ हिंदी का ठाठ और आपका ये अधकिरा फूल ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और काव्य ग्रंथ जो इनका है वो इम्पोर्टेंट प्रिय प्रभास और वैदेही वनवास। प्रिय प्रभास ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रिय प्रभास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है हिंदी पेपर में वो आपके 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिनमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रिय प्रभास किस बोली का प्रथम महाकाव्य है, या खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपको प्रिय प्रभास में निशान लगाना है। राइटर कौन इसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब दूसरे जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। अगले राइटर आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका साहित्यिक परिचय अपने राष्ट्र भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्र कवि दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। छायावादोत्तर काल छायावाद के बाद का जो युग होता है उसको छायावादोत्तर काल या प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे ये आपके प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन दिया, और एक राष्ट्र कवि के रूप में भी इनकी छवि विद्यमान है। आगे इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य की रचना की है, किंतु इनकी राष्ट्रीय भाव आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन्होंने इतनी सारी टॉपिक पे कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन जो इन्होंने राष्ट्रीय भावना पर आधारित कविताएं लिखी हुई हैं वो लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद की गई हैं। आगे दिनकर जी को
क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली हुई है। एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्रांतिकारी मतलब इन्होंने कोई भी चीज जो समाज में व्याप्त है उसके ऊपर डायरेक्ट रचना की हुई, किसी से डरते नहीं थे और डायरेक्ट उस पर कटाक्ष व्यंग करते थे, इसलिए इनको क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रसमरथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया है वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो रसमरथी और कुरुक्षेत्र इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। और इन रचनाओं के फेमस हो जाने के बाद ये आपके जो कवि हैं वो भी फेमस हो गए हैं और इनके वर्क को हमेशा, अविस्मरणीय का मतलब इनको भूला नहीं जा सकता है और हमेशा इनको साहित्य में या पद्य खंड में हमेशा याद किया जाता रहेगा। इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा आदि शामिल है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन की हुई वो रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हुंकार ये इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, रसमरथी, उर्वशी, सीपी और संख्या अभी तक नहीं पूछी गई है, हारे को हरिनाम और परशुराम की प्रतिज्ञा। तो परशुराम की प्रतिज्ञा और आपका कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसमरथी ये आपकी 4 रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्रांतिकारी कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आ सकता है। अब आपके टोटल राइटर 7 लगे हुए हैं, जिसमें मैंने हीरानंद, भाषानंद, अगे इनका जो साहित्यिक परिचय वो छोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि 7 में से आपके 3 साहित्यिक परिचय उसमें लिख के आते हैं पेपर में, तो मैंने 6 पढ़ा दिए, तो 6 में से एक आपका 100% फंस जाएगा। तो आपको 6 तैयार कर लेंगे, 6 क्या 5 भी तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से गद्य खंड में भी मैंने आपके जो भी राइटर कंप्लीट किए इंपॉर्टेंट वो आप लोग लिख लेंगे। इस तरीके से आपके गद्य खंड के और पद्य खंड के जितने भी साहित्य परिचय रचनाएं थी वो मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों को डाल दिए हैं। और आपका जो खंड का आपका प्रश्न आता है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा हुआ था, तो खंड का भी मैंने आपके खत्म करवा दिया हुआ है और अदर स्टेट के मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा। और संपूर्ण व्याकरण के लिए आपका संपूर्ण व्याकरण जो आपका प्लेलिस्ट में चैनल बना हुआ है उसमें प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें संपूर्ण व्याकरण में हाई स्कूल, 9th, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी बच्चों को पूरी ग्रामर मिल जाएगी। और जो भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप ठीक है नोट डाउन करके जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई मैसेज आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में नया टॉपिक इसका आप लोगों के लिए आज मेरा ये साहित्यिक परिचय और रचनाएं फिनिश हो चुकी। इसके बाद में आप लोगों को जो कहानी आपकी रह गई हैं, 4 कहानियां आपके कोर्स में लगी हुई हैं, उसका मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। प्रथम कहानी आपकी जो है वो शिवानी और लाठी इस साल जुड़ी हुई है। तो मैं प्रथम पिछली बार लाठी हटा दी गई थी, ये शिवानी की जो कहानी थी इस बार ये ऐड हुई है, तो इस पर मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आऊंगी। इसका अगला टॉपिक मेरा नया टॉपिक जो रहेगा उस पर वीडियो रहेगा। आज ये पुराना टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, तो इसके बाद में कहानी का आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगी। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th हिंदी साहित्यिक परिचय के जो आपके कवि थे ये 5 नंबर के आपके कवि आते हैं लिखने के लिए पेपर में। तो मैं आपके गद्यखंड का जो साहित्यिक परिचय था लेखकों का वो मैं फिनिश करा चुकी हूँ और पद्यखंड के जो साहित्यिक परिचय थे वो 2 राइटर में आपको करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, जिसमें जयशंकर प्रसाद आपका पहला और मैथिली शरण गुप्त, ये 2 राइटर मैं आपके पद्यखंड में करवा चुकी हूँ। अब उसके आगे के तीसरे राइटर जो इम्पोर्टेंट है सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, और ये 2 इम्पोर्टेंट राइटर मैं आज कराने वाली हूँ। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय में सुमित्रानंदन पंत ये आपके प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जिससे इन्हें बहुत सारा सम्मान और बहुत सारे इनाम जो पुरस्कार होते हैं वो राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सुमित्रानंदन पंत ये प्रकृति के बारे में ज्यादा लिखते थे। छायावादी युग के ख्याति मतलब प्रसिद्धि प्राप्त सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। जब ये 7 वर्ष के थे तभी ये कम आयु से, अल्पायु मतलब कम आयु से ही कविताओं को लिखने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। अब उस रचना का नाम है गिरजे का घंटा, ये आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन भी देंगे आप लोग। नामक इस रचना के पश्चात निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहने लगे। तो सबसे पहली रचना इन्होंने गिरजे का घंटा इन्होंने लिखी है और इनकी फेमस रचना भी है। आगे सन 1920 ईस्वी में इनकी रचना उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई सन 1920 में। आगे इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में ये शामिल हो गए, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रकृति के बारे में ज्यादा लिखते थे और जो व्यक्ति प्रकृति के बारे में लिखते हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर व्यक्ति होते हैं। तो ये हिंसा या अहिंसा से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये महात्मा गांधी के कहने से उस सत्याग्रह में शामिल तो हो गए लेकिन इनका वहां मन नहीं लगा। आगे देखिए
शामिल हो गए, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए तथा सत्याग्रह छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए। ये शामिल तो हुई सत्याग्रह आंदोलन में, लेकिन ये इनका मन वहां वर्क करने में नहीं लगा, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया और पुनः ये जो काव्य साधना आपकी पदखंड में जो भी रचनाएं थी उनको फिर से लिखने लगे। आगे इन्हें इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी तथा लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए इनकी रचना कितनी इंपॉर्टेंट है, इनको 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला कला और बूढ़ा चांद पर इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर इनकी दूसरी रचना है लोकायतन, लोकायतन पर इनको सोवियत, ठीक है, ये इनाम का नाम है आपका, और चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इनको 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो निश्चित बात है ये बहुत फेमस कवि है। अब इनकी कृतियां रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, जितनी मैंने अंडरलाइन की है वो सारी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर के जो पदखंड के प्रश्न आपके आते हैं ऑप्शनल टिक लगाने के लिए, तो उसमें ये रचनाएं आपकी दोबारा से ये वर्क करेंगी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो साहित्यिक परिचय में हमने आपका चिदंबरा भी देखा था, हुआ था, कला और बूढ़ा चांद भी देखा था, लोकायतन भी देखा था, क्योंकि इन तीनों रचनाओं पे इनको पुरस्कार मिला था, तो ये तो आपको याद करनी है, तो ये आप याद रखोगे। और वीणा, ग्रंथि और पल्लव, गुंजन, ये आप 4 रचनाएं और याद कर लोगे, जिससे आपके रचनाओं के 2 नंबर होते हैं आपके, और 3 नंबर आपके जो साहित्यिक परिचय होता है उसके होते हैं, और 80 शब्द से आपको कम नहीं लिखना होता है। तो अगर मेरे नोट्स में आपको 80 शब्द से कहीं पे भी ज्यादा लग रहे हैं, तो जो लाइनें आपको थोड़ी कठिन लग रही हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। और रचनाएं मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने में। अब इनका उपन्यास जो है वो आपका उपन्यास हार, उपन्यास का नाम इनका, और जो कहानियां इन्होंने लिखी, तो उपन्यास इनका इंपॉर्टेंट है ये वाला, और कहानियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर रचनाएं आपको ज्यादा अच्छी लिखनी है तो कहानियों पर भी आप ध्यान दें। कहानियां इन्होंने 5 कहानियां करके एक कहानी लिखी हुई है, तो वो कहानी भी इनकी देख लेना, लेकिन ये रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, और उपन्यास इन्होंने एक लिखा है हार, ठीक है। तो ये आपका सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय हुआ। अब आपके चौथे राइटर महादेवी वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। महादेवी वर्मा गद्य में भी वर्क किया इन्होंने और पद में भी वर्क किया, तो पद में इंटर वाले बच्चों को महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय पढ़ना है। अब साहित्यिक परिचय में महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। मैट्रिक कहते हैं हाई स्कूल को, ठीक है, उत्तीर्ण करने के बाद ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो चांद नामक जो पत्रिका है उसको आप याद रखोगे, इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाया था। तो आगे कारवार भी वही संभालती है चांद पत्रिका का। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें काव्यात्मक इसलिए क्योंकि पदखंड में हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो पद को हम काव्य भी कहते हैं, तो आप काव्यात्मक लिख सकते हो। प्रतिभा के लिए इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, शेख सरिया और मंगला प्रसाद। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी इनको पद्म भूषण मिला, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, ठीक। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी इनको प्रदान किए गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया, भारत भारती। तो देखो मैंने जो पुरस्कार है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने लिख के अंडरलाइन भी दी, ऐसे ही आप लोग दोगे अपने नोट्स में। एक कवित्री के रूप में, कवित्री शब्द को देखेंगे, कवित्री शुद्ध शब्द, ये वाक ऊपर मात्रा नहीं होती है, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। कई लोग कवि ऊपर मात्रा चढ़ा कवित्री इस तरीके से लिखते हैं, तो वो गलत होता है। एक कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी थी या धनी थी, जो भी आपको लिखना हो। इन्हें आधुनिक की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ये इन्हें उपाधि दी गई थी। ये आधुनिक, जो आधुनिक इस टाइम मॉडर्न टाइम चल रहा है, इस टाइम की इनको क्या कहा गया था, मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। आगे कृतियों में इनका प्रथम काव्य नीहार, ठीक है, तो नीहार रचना आप याद रखेंगे। नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, तो जो मैंने अंडरलाइन की वो इंपॉर्टेंट है, नीहार, शांतगीत और दीपशिखा। गद्य रचनाओं में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो आप गद्य रचनाओं में याद रखेंगे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। और गीतों के संग्रह में इन्होंने यामा एक रचना लिखी हुई है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आप यामा को भी याद रखेंगे। इस तरीके से हम जो साहित्यिक परिचय है उसको और रचनाओं को मिला के 80 शब्द हमको लिखना होता है। तो मैंने जो भी नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं वो बिल्कुल सिंपल भाषा में बनाने का प्रयास किया है, और प्लस रचनाएं 2 नंबर की आती हैं और 3 नंबर का आपका ये वाला मैटर आता है। पेपर भी मैंने इसके पहले डाला हुआ है, आप पेपर जाकर देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप क्रम से जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप लोगों को, गद्यखंड के जीवन परिचय मेरे फिनिश हो चुके हैं, और पदखंड के जीवन परिचय मैं 4 डाल चुकी हूँ, टोटल आपके 7 है। तो इसके बाद मैं 2 राइटर और डालूंगी,
तो आपके 6 में से एक 100% बच जाएगा।